दोस्तों, मैं पिछले कुछ महीने से अपने YouTube चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका आईसीयू एडमिशन हो सकता है, या फिर आईसीयू एडमिशन के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या फिर आईसीयू में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो वार्ड में नहीं होती, और कैसे सपोर्ट दिया जाता है ऑर्गन सिस्टम को। इन सब चीजों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, भ्रांतियां होती हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, खासतौर से आईसीयू के बारे में। तो आज से हम लोग इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वाइज डिस्कशन करेंगे, और जितने भी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, पैटोबिलरी सिस्टम, इस सिस्टम्स के हम हेड में अब एक सीरीज के थ्रू आपसे, वीडियो के थ्रू आपसे नॉलेज शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू, क्रिटिकल केयर फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, शारदा नगर कांड। आज हम लोग शुरुआत करेंगे सीरीज की जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, और इसमें हम ब्रेन से रिलेटेड बात, तो जितनी भी चीजें ब्रेन से रिलेटेड होंगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइन से रिलेटेड होंगी, उससे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जोड़ के रखेंगे, और उसके थ्रू हम लोग अलग अलग वीडियोज में अलग अलग बातें करेंगे। आज का टॉपिक मेनिंजाइटिस। दोस्तों, ये मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, और बाद में इसका क्या सिकली होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात। तो दोस्तों, मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजेस, जो ब्रेन में हमारा ब्रेन होता है, उसमें 3 तरीके की कवरिंग होती है, लेयर्स होती हैं। सबसे पहला बाहर से यदि हम लोग बात करें तो ड्यूरा मैटर, फिर सब अरेक्नॉइड मैटर, फिर अरेक्नॉइड मैटर, फिर उसके बाद पाया मैटर। ये 3 तरीके की कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, एक बैरियर की तरह काम करती है, इन्फेक्शन से भी रोकती हैं। पर कभी कभी इन्हीं मेम्ब्रेन्स में या फिर कवरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम मैंने सबको बताया कि बुखार है, तेज बुखार, झाड़ा लग के आना, या फिर बुखार दवाइयों के बाद भी ना उतरना, ये एक बड़ा सिम्टम हो सकता है। दूसरी चीज सर में दर्द, तीसरा उल्टी आना, चौथा नेक में रिजिडिटी, पांचवी चीज होश में कमी। यदि होश में कमी आ रही, इट मीन्स मेनिंजाइटिस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और बहुत प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में क्रिएट हो सकती है। तो इस उल्टियां आना, बार बार कभी कभी ऐसा देखा गया कि केवल उल्टियां ही आ रही है मरीज को, और बाकी कोई समस्या नहीं है, तब भी मेनिंजाइटिस हो। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में हम लोगों को समझना चाहिए, या हो सकता है कि हमारे मरीज को मेनिंजाइटिस भी हो, बुखार के साथ ये सब चीजें आ रही हैं। फिर अब हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने बताया कि नजदीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल से जाके आप तुरंत मुलाकात करें, उनको अपना चेकअप करवाएं, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन वो देते हैं उनको फॉलो करो। अब वहां पे जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे साथ क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन का साइन तो नहीं है, या और कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से दिक्कतें तो नहीं आ रही, कहीं और इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरी चीज सीटी स्कैन हेड का हो सकता है, कुछ कुछ कंडीशंस में ये कंट्रास्ट के साथ हो सकता है, ज्यादातर नॉन कंट्रास्ट सीटी हेड किया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? लंबर पंक्चर किया जा सकता है, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल करके उसकी कुछ जांचें करी जाती हैं, जिससे कि हमको ये पता लगे कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये मेनिंजाइटिस हो रही है, या फिर ये मेनिंजाइटिस है भी कि नहीं, ये पता लगाया जा सकता है। और सीजर आने पर या फिर झटके आने पर एक जांच करी जाती है, जिसको ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोइंकेफ्लोग्राम, वो किया जा सकता है कि झटके कहाँ, कैसे, किस तरीके के हैं, ये पता किया। ये क्यों हो जाता है? तो कुछ एक बैक्टीरियाज हैं जिसमें कि बहुत कॉमन मेनिंगोकोकल इंकेफ्लाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, देन लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ये सब बैक्टीरिया आपके बहुत कॉमन है जो कि मेनिंजाइटिस कर सकते। दूसरा वायरस, आरपी सिम्प्लेक्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ये सब वायरसेस भी, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब मेनिंजाइटिस कर सकते। तीसरा फंगस, कैंडिडा की कई सारी स्पीसीज हैं जो मेनिंजाइटिस करती हैं, मोल्ड्स भी कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में जब लंबर पंक्चर के रिजल्ट आ जाते हैं, और लंबर पंक्चर के बाद ये पता लग जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये मेनिंजाइटिस हो रही है, या कौन ऑर्गेनिज्म कल्प्रिट है, उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चलाया जाता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में यदि बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल चलते हैं, एंटीबायोटिक्स जिसको कहते हैं हम लोग, फंगल में एंटी फंगल, वायरस है तो एंटीवायरल दिया जाता है। साथ में दूसरा सपोर्टिव ट्रीटमेंट की एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करके रखते हैं, पेशेंट का हाइपोक्सिया ना हो, हाइपरकार्बिया मतलब CO2 की मात्रा ना बढ़े, पेशेंट का जो ग्लाइसेमिक स्टेटस है, ग्लूकोज का लेवल लगभग 140 से 180 के बीच में रहे, पेशेंट का टेम्परेचर एक नॉर्मल लेवल पे रहे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, तो इसमें एंटीपायरेटिक्स देते हैं, और अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि पेन हो रहा है पेशेंट को तो पेन किलर के साथ एंटीपायरेटिक्स, बुखार की दवाइयां, पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि पेशेंट हाइपोवोल्यूमिया मतलब पानी की कमी ना हो, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो, और पेशेंट को न्यूट्रिशन की भी साथ में कमी ना हो, जिसकी वजह से पेशेंट स्ट्रेस में ना रहे।
है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोगों ने आज समझी कि मेनिंजाइटिस में ऐसा ये होता है, कैसे क्या होता है, किस तरीके से इलाज होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन। पर यदि मेनिंजाइटिस में आप लेट प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का, बाद में आता है हफ्ते भर में और पेशेंट देखा कि होश कम हो गया या फिर उसकी आंखों में कोई दिक्कतें आने लगी या कम दिख रहा है या डबल विजन होने लगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन भी इफेक्ट करने लगा। मेनिंजस के साथ जो कवरिंग है उसके साथ साथ ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उस समय वो बड़ा क्रूशियल होता है, बड़ा ही क्रिटिकल होता है, मरीज को ऑर्गन सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि यहाँ तक आप बात ना पहुंचने दें। जैसे ही ये कंडीशंस के सिम्टम्स आ रहे हैं उसी समय मरीज को अपने डॉक्टर के साथ सलाह करनी चाहिए, तो प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए और टारगेटेड ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सही समय पे सही इलाज लें। नमस्कार।